प्रबंध लेखांकन का क्षेत्र, स्कोप ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बारे में चर्चा करेंगे। यहाँ एक बात विशेष रूप से उल्लेखित करना चाहता हूँ कि प्रबंध लेखांकन की कोई विशेष प्रक्रिया नहीं है। इसमें सूचना को, लेखांकन की जो सूचना है उनको इस तरह से संकलित और व्यवस्थित करते हैं कि प्रबंधकों को नीतियाँ निर्धारित करने, निर्णय लेने और दिन प्रतिदिन के कार्यों को अधिकतम कुशलतापूर्वक संचालित करने में सहायता और मार्गदर्शन प्राप्त हो। तो इसलिए प्रबंध लेखांकन का जो क्षेत्र है वो बड़ा व्यापक है, जिसमें व्यवसाय परिचालन के अनेक पहलुओं को शामिल करते हैं। दिन प्रतिदिन बदलती स्थितियों में बहुत सारे पहलू शामिल होते हुए जा रहे हैं, किंतु अभी वर्तमान में कुछ पहलुओं के बारे में जो प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र में शामिल करते हैं उनकी चर्चा करेंगे। सबसे पहला आता है वित्तीय लेखांकन। वित्तीय लेखांकन के अंतर्गत हम प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में व्यवहार को दर्ज करते हैं, उनके लेजर तैयार करते हैं, जो अकाउंट्स होते हैं उनके बैलेंस निकालते हैं और फिर ट्रायल बैलेंस भी तैयार करते हैं। अंत में हम अंतिम खाते तैयार करते हैं, जिसमें लाभ हानि खाता व्यवसाय के परिणामों को दिखाता है और एक निश्चित तिथि पर वित्तीय स्थिति क्या है उसको चिट्ठे के द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। वित्तीय लेखांकन में संपत्तियां और देनदारियों का वर्गीकरण करते हैं। तो इस तरह से वित्तीय लेखांकन ही मुख्य रूप से प्रबंध लेखांकन के लिए आधार के रूप में काम करता है। अगर वित्तीय लेखांकन नहीं हो तो प्रबंध के लेखांकन के द्वारा जो नियंत्रण और समन्वय की प्रक्रिया की जाती है वो नहीं हो सकती। दूसरा लागत लेखांकन होता है। लेखांकन की ये भी एक शाखा है। मूल रूप से प्रबंध का जो कार्य है वो नियोजन करना है, निर्णय करना है और नियंत्रण होता है। तो लागत लेखांकन की जो तकनीकें हैं, टेक्निक्स हैं, चाहे वो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग हो, बजटरी कंट्रोल हो, मटेरियल कंट्रोल हो, मार्जिनल कॉस्टिंग हो, ये सब मिलाकर के प्रबंध को नियोजन में, नियंत्रण में और निर्णय लेने में सहायक रहती हैं। तीसरा जो इसके क्षेत्र के अंतर्गत आता है वो है बजटिंग और पूर्वानुमान। हम भविष्य के लिए कोई भी योजनाएं बनाते हैं, नीतियां बनाते हैं, कोई लक्ष्य निर्धारित करते हैं, तो उसमें बजट का एक महत्वपूर्ण योगदान रहता है, बजटिंग का। क्योंकि जब तक हम पूर्वानुमान नहीं लगाएंगे, हम कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं करेंगे, तो उसके लक्ष्य के निर्धारित करने के बिना हम उसके जो वास्तविक निष्पादन है उसके बारे में किसी प्रकार की कोई गतिविधि नहीं कर सकते। तो हम पहले से लक्ष्य निर्धारित कर देते हैं और फिर वास्तव में क्या उसका निष्पादन होता है, परफॉर्मेंस क्या निकल कर के आती है, उसके बारे में जानकारी भी बजटिंग और पूर्वानुमान के द्वारा होती है। फिर आता है सांख्यिकी विधियाँ। सांख्यिकी विधियों में के द्वारा हम जो भी हमारे पास में डाटा अवेलेबल होता है उनको ग्राफ्स के द्वारा, चार्ट के द्वारा, डायग्राम के द्वारा, कहीं इंडेक्स बना करके, या कहीं हम जो है टाइम सीरीज के द्वारा, या रिग्रेशन एनालिसिस है, या सैम्पलिंग टेक्निक्स हैं, ये सारी की सारी हमारी नियोजन और पूर्वानुमान में सहायक होती हैं। तो उनके द्वारा हम प्रस्तुत करते हैं। ये सारा प्रस्तुत करने से जो भी हमारे पास अंक है वो अधिक रोचक और अर्थपूर्ण बनते ही हैं। निर्णय लेने में भी, नियंत्रण करने में भी वो हमें सहायक सिद्ध होते हैं। इसके बाद आता है सामग्री नियंत्रण। प्रमुख जो भाग है लागत किसी भी उत्पादन के क्षेत्र में, वो मटेरियल सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कहलाता है। वो मटेरियल हम जब प्राप्त करते हैं उसके प्रोसीजर से लेकर के उसके फाइनल डिस्पोजल तक जितनी भी चीज़ें हैं और उनका नियमन करना, तो ये सामग्री नियंत्रण के अंतर्गत आता है। क्योंकि बहुत बड़ी राशि हमको
सामग्री पे खर्च करनी होती है, इसलिए हमें सामग्री पे कोई भी राशि अपव्यय नहीं हो और ऐसा भी नहीं हो कि सामग्री के लिए हमारे पास में कमी पड़ जाए। तो हम उसके वेरियस लेवल्स उसमें डिसाइड करते हैं। मिनिमम स्टॉक लेवल तैयार करते हैं हम, या मैक्सिमम स्टॉक लेवल क्या होगा, या रीऑर्डर लेवल क्या होगा, डेंजर लेवल क्या हो सकता है। ये सारी चीज़ें इन्वेंट्री कंट्रोल के अंतर्गत हम शामिल करते हैं, जिसके द्वारा प्रबंधक अपना निर्णय ले सकता है। इसके बाद आता है समंकों का निर्वचन, इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा। जो भी हमारे पास में, मैंने पहले भी कहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में के रूप में, चाहे वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो, चाहे बैलेंस शीट हो, चाहे ट्रेडिंग अकाउंट हो, जो भी डाटा हमारे पास रहते हैं उनका जब तक हम एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन नहीं कर लें तो वो किसी भी यूजलेस रहते हैं। इसलिए चाहे हमारे पास जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है जो प्रेजेंट ईयर के हैं, उनके पास्ट जो हमारा पीरियड्स हैं उनसे चाहे कंपैरिजन करें अपनी ही फर्म के, या अन्य फर्मों के साथ में जो भी उनके फाइनेंशियल स्टेटमेंट है उनके साथ कंपेयर करें, तो इनके लिए हमारा एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। उसके आधार पर ही हम जब प्रबंधक को किसी भी प्रकार की रिपोर्टिंग करते हैं तो जो भी हमारी टूल्स एंड टेक्निक्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत डाटा को इंटरप्रिटेशन करने के लिए यूज की जाती है, उसके आधार पर ही हम रिपोर्टिंग तैयार करते हैं। इसके बाद आता है कर लेखांकन। कर का बड़ा महत्वपूर्ण एक भूमिका है। हर व्यवसाय को अनेक प्रकार के राज्य सरकार के द्वारा हो या केंद्र सरकार के द्वारा हो, जो कर लगाए जाते हैं उनको भरना आवश्यक है। उनके लिए जो भी रिटर्न है उसको भरना है। ये असेसमेंट करवाना कि कितना टैक्स लगेगा, किस टाइम पे लगेगा, टाइम टू टाइम रिटर्न को भरना, उनका डिटर्मिनेशन करवाना और उनका पेमेंट करना, ये बड़ा आवश्यक होता है। तो टैक्स अकाउंटिंग को भी हम प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र के अंतर्गत ही शामिल करते हैं। इसी के साथ साथ आंतरिक अंकेक्षण, बाह्य अंकेक्षण तो होता ही है, लेकिन संगठन जो भी व्यवसाय है उसमें बहुत सारे विभाग होते हैं, चाहे जैसे मैंने पहले बताया हुआ, चाहे परचेज डिपार्टमेंट हो, चाहे सेल्स डिपार्टमेंट हो, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो या मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो, जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं उन सब का जो भी वर्क परफॉर्मेंस रहती है उनका इवेल्युएशन हम इंटरनल ऑडिट के द्वारा करते हैं, जिससे प्रबंधक को विभिन्न अधिकारियों की जवाबदेही तय करने में भी सहायता मिलती है और हम परफॉर्मेंस का मूल्यांकन करके देख सकते हैं कि कहाँ काम ठीक हो रहा है या नहीं हो रहा है। जहाँ काम ठीक हो रहा है वहाँ हम उनको मोटिवेट करते हैं और जहाँ काम ठीक नहीं हो रहा है उनमें किसी भी प्रकार का जो भी नियंत्रण की तकनीकें हैं उनका प्रयोग करके उन सब लोगों को भी मोटिवेट करते हैं ताकि व्यवसाय के जो निर्धारित उद्देश्य हैं उनको प्राप्त किया जा सके। प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र में रिपोर्टिंग भी आती है, ये सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि जितना भी काम हम सारी टेक्निक्स जो भी यूज कर रहे हैं उनका जो फाइनल है वो एक तरह से रिपोर्टिंग तैयार करना है। प्रबंध के विभिन्न स्तरों पे जो भी रिपोर्ट हम तैयार करते हैं उन लोगों तक तुरंत पहुंचनी चाहिए ताकि वो उनको यूज करके जो भी एक्शन लें, जो भी डिसीजन करें वो कर सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी सूचनाएं रिपोर्टिंग में दी जाती हैं वो समय पे दी जानी चाहिए। अगर समय के पश्चात दी जाती है तो फिर उसकी उपयोगिता उतनी नहीं रहती है। ये रिपोर्टिंग चाहे मंथली भी हो सकती है, त्रैमासिक भी हो सकती है, अर्धवार्षिक हो सकती है, वार्षिक आधार पर भी हो सकती है। ये विभिन्न प्रकार की भी हो सकती है, चाहे वो लाभ हानि की हो सकती है, वो चाहे फंड से रिलेटेड हो सकती है, मेटेरियल से रिलेटेड हो सकती है या कैश से भी रिलेटेड हो सकती है। तो जो भी तरह के हम प्रतिवेदन तैयार करते हैं, जिस भी विभिन्न स्तरों के, विभिन्न विभागों के, उनको समय पर और एक सिस्टमेटिक रूप में प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अंतिम जो
इसमें हम चर्चा कर रहे हैं वो है विधियां और प्रक्रियाएं। कार्यालय की जितनी भी सेवाएं हैं उनका प्रबंध भी प्रबंध लेखापाल है उसके नियंत्रण में होना चाहिए। चाहे वो डाटा के प्रोसेसिंग हो, उनका यूज हो, उनकी फाइलिंग हो, उनका प्रतिलिपिकरण हो, डाक या सेवाएं और भी हैं, वो सारी के सारी इन विभागों को आवश्यक सांख्यिकी समंक और सूचनाएं प्राप्त होती है। तो ये आवश्यक रूप से कि जो भी विधियां हैं या जो प्रक्रियाएं हैं वो सारी की सारी अपनाई जानी चाहिए, ताकि विभिन्न प्रकार के अनुमान और सर्वेक्षण में भी आवश्यक होने पर उनका उपयोग कर सकते हों। यद्यपि ये कुछ जो बिंदु हैं वो मैंने आपके सामने रखे हैं, लेकिन जैसे मैंने पहले भी कहा कि प्रबंध लेखांकन एक विकासमान विषय है जिसमें समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन हो रहे हैं। हम ग्लोबल लेवल पे जुड़ रहे हैं, इसलिए जो हमारा कॉम्पिटिटिव मार्केट है उसके आधार पे नई नई बातें हम लोगों के सामने आ रही है, और उन नई नई बातों के आधार पर ही हम अलग अलग प्रकार की जो भी मद हैं, जो बिंदु हैं, जो चीज़ें हैं, उनको हम प्रबंध लेखांकन के अंतर्गत शामिल करते हुए जा रहे हैं। अब हम इसके बाद में उनकी तकनीकों की और अन्य बिंदुओं के बारे में बाद में चर्चा करेंगे। आज हमारा विषय प्रबंध लेखांकन के क्षेत्र का यही समाप्त होता है। नमस्कार, धन्यवाद।